हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 3rd क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास पढ़ाने से पहले या पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार हम जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था कि जो हमारी संसदीय सरकार होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसकी जो 7-8 विशेषताएं थी उसके बारे में हमने सारा कुछ जान लिया था। तो आज हम आगे का शुरू करेंगे। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम जानेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन होती है उसकी जो व्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं। तो किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो सब हम इसमें डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी थोड़ा ये लग रहा है ना कि क्लासेस बोर्ड पे शिफ्ट हो रही हैं, मतलब बोर्ड पे कराना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा इस वजह से डिस्टरबेंस है। इस वजह से कल की आपकी ना तो साइंस की जो केमिस्ट्री की क्लास होनी थी, एसिड्स की, वो भी नहीं हुई थी, और ना ही जो पॉलिटी की क्लास है वो हुई थी। बस बोर्ड पे मैंने जो कराई थी वो हुई थी। तो जिन लोगों ने नहीं किए प्लीज़ आप एक बार उस क्लास को ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं क्या विशेषता बताई गई है कि जो भारतीय संविधान है उसके विपरीत, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जस्ट अपोजिट अमेरिकी संविधान सर, सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर नहीं है ऐसा, इसके अपोजिट जस्ट अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, अमेरिका संविधान मतलब सरकार में जो गवर्नमेंट है उसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो जो अमेरिकी शासन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी विशेषता क्या है, अब हम उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिसको हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से ही हमने उसको अपनाया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले विशेषता क्या आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। मतलब स्टेट्स का भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। मतलब राज्य का प्रमुख है इसलिए उसे राजकीय स्थिति प्राप्त है, और सरकार का नेता है या सरकार का मुखिया है तो इसलिए उस नाते उसको सरकार की जो कार्यकारिणी अंग है उनका नेतृत्व वो करता है। मतलब उनका एक तरीके से सारा कुछ नेतृत्व करता है। कौन करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये क्या है, उसकी एक विशेषता है। चलिए अगली विशेषता के बारे में जानते हैं। तो अगली विशेषता क्या बताई गई है? अगली विशेषता कही गई है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था के तहत, जब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन व्यवस्था है उसके तहत क्या होता है, 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। जिसको क्या है कि 4 वर्ष का, 4 साल का, 4 ईयर का एक निश्चित कार्यकाल है, उसके लिए उसको निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। यदि कांग्रेस जो है, वहाँ की जो सरकार है, जो कांग्रेस है, वो उसको क्या करती है, यदि गैर संवैधानिक कार्य, उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया है, उसमें यदि उसको क्या दोषी पाया गया है तो ही उसको हटा सकती है, अदरवाइज उसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या आता है 3rd नंबर पे कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई जिसको हम किचन कैबिनेट बोलते हैं की सहायता से शासन चलाता है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो जो कैबिनेट है उसकी सहायता से, और छोटी इकाई जो लोअर लेवल पे होती है जिसको हम किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं, तो उसकी सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है जो कि क्या होती है, बस इसको परामर्श वगैरह देती है ये इकाई जो होती है। और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, और इसके अंदर जो सचिव होते हैं वो गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। ठीक है, तो इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही
होती है, मतलब जो कैबिनेट होती है या फिर किचन कैबिनेट होती है, जो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, तो उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा ही होती है, वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। और ये केवल उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये केवल राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको किसी भी टाइम क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्योंकि निर्वाचन भी किसने किया है, उनका निर्वाचन भी तो उनका राष्ट्रपति ने किया है, तो वो उनको क्या कर सकता है, वो उनको हटा भी सकता है किसी भी समय। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अब जो राष्ट्रपति होते हैं और जो उसके सचिव होते हैं, वो अब उन जो भी कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, तो वो उनके प्रति, किसके प्रति, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और जो उसके सचिव हैं वो ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र जो होता है उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कांग्रेस से क्या मतलब है, कांग्रेस जो वहाँ का जो हाउस है अमेरिका का, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ की संसद की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो जो वहाँ का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका क्या नहीं कर सकता, उसका विघटन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जबकि हमारे यहाँ इंडिया में जो लोकसभा है उसका विघटन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, यदि हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोले तो वो क्या है, राष्ट्रपति हमारी जो लोकसभा है उसका विघटन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, जो भी शक्तियाँ होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसका जो भी रूल है या लॉ है, जो सिद्धांत है, अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। तो वो क्या है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है उसी का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। तो जिसको किस प्रकार, जो सरकार की जो विधायी, कार्यकारी और जो न्यायिक शक्तियां हैं को सरकार की 3 स्वतंत्र, मतलब ये सरकार की 3 स्वतंत्र इकाई हैं, में विभाजित या विस्तृत किया गया है। तो ये जो हम कह सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति शासन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, ये अमेरिका का है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको कहाँ से लिया गया है या किस प्रकार, मतलब अमेरिका में किस तरीके से ये काम करता है, तो उस तरीके से इसमें इसको सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो एज इट इज़ उठा के हमारे इसमें ले लिया था ना, हमारे उसमें ले लिया है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे, लेकिन इसमें कुछ है जो चेंजेस है, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, इस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या है, मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है वो चीज़ें समझते हुए आपको इसमें भी ये सब बातें समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी हमारी जो राष्ट्रपति शासन है उसकी जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं थी। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसके गुण। अब जो हमारी जो संसद है उसकी जो व्यवस्था है उसके गुण क्या क्या हैं, इस क्लास में गुण कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके दोष वगैरह कर लेंगे, या फिर और उसके अलावा जो संसदीय व्यवस्था है उसकी जो स्वीकार्यता है, उसके जो कारण है, उसको क्यों स्वीकार किया गया था, उन कारणों के बारे में भी हम कर लेंगे। मतलब 2-3 क्लास और है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। मतलब संसद हमारा जो संसदीय व्यवस्था है, हमारा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसके निम्नलिखित गुण हैं। क्या क्या गुण हैं, सबसे पहला गुण क्या आता है, सबसे पहला गुण आता है कि जो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, मतलब सामंजस्य, मतलब जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, तो ये दोनों जो हैं, विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के मध्य जो सामंजस्य है वो क्या है, तो एक गुण ये भी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार की विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा गुण क्या है, या सबसे बड़ा लाभ क्या है,
वो यह है कि यह जो सरकार की जो विधायी और कार्यकारी अंग हैं, दोनों अलग अलग हैं, उनके बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कौन करता है? जो हमारी संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि जो कार्यपालिका है और विधायिका है, जो कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। मतलब कार्यपालिका अपने कार्यों में स्वतंत्र है और विधायिका अपने कार्यों में स्वतंत्र है। दोनों का किसी भी तरीके से एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है। ओके, तो परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। तो जिस वजह से इसका परिणाम ये है कि इन दोनों के बीच, किसके? कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो विवाद वगैरह होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो उसमें बहुत कम अवसर होते हैं। ठीक है, तो एक गुण ये भी हो गया किसका? जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो क्या है, सामंजस्य है, वो सरकार क्या है? सरकार, संसद की जो व्यवस्था है, संसद ने ऐसी व्यवस्था करी हुई है कि दोनों के बीच में कोई भी किसी तरीके की कोई विवाद वगैरह ना हो। तो एक गुण ये हो गया। अब चलिए अगला गुण क्या आता है? अगला गुण आता है उत्तरदायी सरकार। अब ये उत्तरदायी सरकार क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तरदायी सरकार होती है कि अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मतलब अपनी प्रकृति, जो भी उनकी प्रकृति है, किसकी? जो संसद की है, तो उनके अनुरूप जो संसदीय व्यवस्था है उसमें उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। तो मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो मंत्री होते हैं और मंत्री जो होते हैं, उनके जो मूल और जो कार्याधिकार होते हैं, उनके कार्यों के लिए संसद के प्रति वो क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? मंत्री। फिर आगे इसमें बताया गया है कि संसद, जो हमारी पार्लियामेंट है, मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। अब संसद जो है, वो जो मंत्री रहते हैं किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर, उनके ऊपर एक तरीके से नियंत्रण कैसे रखती है, कंट्रोल कैसे रखती है? तो ऐसे रखती है कि जैसे प्रश्नकाल, उनसे मतलब एक संसद के अंदर क्या होगा? प्रश्नकाल होगा, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई भी, किसी ने कोई काम किया है तो क्यों किया है, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, मतलब क्वेश्चन पुटअप होंगे। फिर चर्चा, उन पर फिर चर्चा होगी, चर्चा की जाएगी। सब लोग आपस में मिलकर, जितने भी मंत्री हैं, विपक्ष के और पक्ष के जो भी नेता हैं, वो क्या करेंगे? वो चर्चा करेंगे। फिर स्थगन प्रस्ताव, मतलब कोई भी प्रस्ताव अगर स्थगन करना है संसद को, तो स्थगन प्रस्ताव कर सकती है संसद, या फिर अविश्वास प्रस्ताव। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन सब चीज़ों की हेल्प से संसद एक तरीके से मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल करती है, कंट्रोल रखती है, मतलब उनको उनकी मनमानी नहीं करने देती। तो ये उनके क्या है? रूल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? निरंकुशता का प्रतिषेध। मतलब जो निरंकुशता होती है उसका प्रतिषेध। अब ये क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, मतलब मंत्रिपरिषद, न कि एक व्यक्ति में। जो ये जो व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है, इस तरीके की, मतलब इसमें क्या है, इस व्यवस्था के तहत, या हम कह सकते हैं संसदीय व्यवस्था के तहत, जो कार्यकारी है, जो भी कार्यकारी है, वो क्या है कि एक समूह में निहित रहती है। मतलब जो भी मंत्री परिषद हैं, वो क्या रहते हैं? वो एक समूह में निहित रहते हैं, न कि एक व्यक्ति में। ये नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, मतलब पूरा उनका ग्रुप है, एक ग्रुप में वो निहित हैं। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। अब ये जो प्राधिकरण व्यवस्था है, ये क्या करती है? जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका की जो निरंकुशता है, उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है, उस पर रोक लगाती है। अर्थात इसका मतलब क्या है? जो कार्यकारिणी संसद है, उसके प्रति जो उत्तरदायी होती है, और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। मतलब जो कार्यकारिणी संसद है, उसके प्रति जो उत्तरदायी होती है, तो उसे क्या है, उसे क्या किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव के तहत, अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर लाया जाएगा, उसके तहत उसको क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिया गया है? आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि जो वैकल्पिक सरकार है,
वैकल्पिक सरकार की जो व्यवस्था है संसद के अंदर, तो ये भी क्या है, एक तरीके से संसद का एक गुण है। अब ये वैकल्पिक सरकार क्या होती है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो वैकल्पिक सरकार क्या होती है, जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल में बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्ष दल की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। मतलब बहुमत खो दी जो सरकार है, मतलब जो सरकार बनी हुई है, जो भी प्रेजेंट में है, यदि उसने क्या किया, उसने बहुमत खो दी, तो बहुमत खोने पर जो राज्य का जो मुखिया है, मतलब राज्य का जो हमारा जो कहते हैं ना कि नेता जो है, वो सभी का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार है, तो उसका जो मुखिया है वो विपक्ष दल की जो सरकार बनाने के लिए, मतलब विपक्ष दल को आमंत्रित कर सकता है कि मेरा क्या है, मैंने तो बहुमत खो दिया, तो मेरी सरकार तो गिर गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सरकार बना सकते हैं, मतलब उसको वो आमंत्रित कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। मतलब दोबारा से क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है यदि प्रधानमंत्री चाहे, जो पक्ष का नेता चाहे, यदि वो क्या है, उसकी सरकार गिर गई, तो वो विपक्ष के नेता को कह सकता है टाइम से पहले, जैसे 5 साल होता है टाइम पीरियड पूरा एक उसका, तो 5 साल से पहले यदि सरकार गिर गई, तो जो क्या है, जो मतलब प्रधानमंत्री हैं, जो उस पक्ष के जो नेता हैं, उस दल के जो नेता हैं, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो वो क्या कह सकते हैं, वो विपक्ष दल का जो नेता होगा उससे कह सकते हैं कि आप चाहें यदि, तो क्या है, अपनी सरकार बना सकते हैं। मतलब ये भी क्या है, दोबारा से इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं, तो एक डॉक्टर जेनिंग्स हैं, वो क्या कहते हैं, विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो विपक्ष का नेता है वो क्या है, ऑप्शनल प्राइम मिनिस्टर है। क्या है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शनल प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लास्ट आता है हमारा व्यापक प्रतिनिधित्व। अब ये व्यापक प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो व्यापक प्रतिनिधित्व क्या होता है, व्यापक प्रतिनिधित्व होता है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। मतलब जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है, जो कार्यपालिका है वो लोगों के जो समूह है, ग्रुप है, उससे गठित होती है। उदाहरण के लिए समझे तो मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। मतलब क्या है, जो मंत्री हैं वो लोगों का क्या है, लोगों का प्रतिनिधि तो करते हैं, जो हम मंत्री मतलब एमपी जो हम बना के भेजते हैं, जो चुने जाते हैं, तो वो मंत्री बनते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, वो लोगों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। तो इसी तरीके से यह पॉसिबिलिटी है कि जो सरकार के जितने भी वर्ग है, सभी वर्ग या क्षेत्र हैं, उनका क्या हो, प्रतिनिधित्व हो। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, जो भी मंत्री, मतलब वो कोई भी मंत्री, कोई भी जो भी, जैसे कि कृषि मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, जो भी मंत्रालय किसी भी एमपी को देते हैं, तो वो इस तरीके का, मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। मंत्री जब वो चूज़ करते हैं, जो चुनते हैं, जो मंत्री का पद देते हैं जिस भी एमपी को, तो वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थे हमारे जो आज की क्लास, जिसमें हमने किसके बारे में जाना, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जाना, और जो संसदीय व्यवस्था है उसके गुणों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम संसदीय व्यवस्था के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।